हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पीटी 2025 के लिए जो पीटी 365 है उसको कवर करेंगे। और आप लोगों में से ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा था, कमेंट किया था कि जो पीटी 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज हैं उसको कराया जाए। उसके साथ साथ जो आपके पीटी 365 आते हैं उसके जो सारे सब्जेक्ट के मतलब जो अलग अलग उसको भी कंडक्ट कराया जाए। तो उसी को ध्यान में रख करके यह जो है पहला वीडियो जो आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है उसका बनाया जा रहा है। और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर मेरे इस इनिशिएटिव से आप लोगों की तैयारी में थोड़ी सी भी मदद होती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आई होप इससे आप लोगों को लाभ मिले। और इससे ये है कि देखिए, इसमें हम जनवरी से लेकर के और बाकी आपके एग्ज़ाम तक जो भी पीटी 365 पब्लिश किए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में हम लोग पहले वीडियो में हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर हैं उसको कवर करेंगे। बाकी पॉलिटी हो गए, इकोनॉमी या फिर से अन्य जो ज्योग्राफी हो गए, सारे सब्जेक्ट से एनवायरनमेंट, इकोलॉजी हो गए, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ विजन आईएएस हो गए या फिर से दृष्टि के हो गए, उसके प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ अगर आप लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा भी आपकी तैयारी में मदद हो रही है तो आप लोग यह वीडियो देख सकते हैं। और विश्वास करिए कि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, मतलब इसे ज़रूर लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाया गया है और यह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। सुर्खियों में क्यों था? क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन्होंने 24 लुप्त या फिर अलुप्त जो होने वाले हैं, इनमें स्मारकों से 18 स्मारकों को स्मारक की जो केंद्रीय संरक्षित सूची है इससे हटाने की घोषणा की है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा अगर हम बात करें, एएसआई का मानना है कि स्मारकों का अब राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया है, जिस कारण इन 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से बाहर हटाया जा रहा है। ठीक है, बाहर हटाने का मतलब क्या है कि इनका जो राष्ट्रीय महत्व है वो अब नहीं रह गया है, इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इनको बाहर हटाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एएसआई द्वारा संचित स्मारक कई वजहों से इन स्मारकों की सटीक अवस्थिति और दशा का निर्धारण करना भी संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके साथ साथ जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षण सूची से हटाया जाना है उसमें कौन कौन से स्मारक हैं, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित कोस मीनार, हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित कोस मीनार, ठीक है, इसको हटाया जा रहा है। झांसी जिले में गुनरी बुरकिल का जो मकबरा है, झांसी जिले में स्थित गुनर बुरकिल का मकबरा, इसको भी हटाया गया है। उसके साथ साथ वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर जो है इसको भी संचित सूची से बाहर किया गया है। कोसा मीनारे उत्तरी भारतीय महाद्वीप में ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे या मध्यकालीन भारत में निर्मित एक अनूठी और महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प है, इसको भी बाहर कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, अगर पूछ ले कि कोस मीनार जो है इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा, इसको भी संरक्षित सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ साथ एएसआई ने यह निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत में लुप्त स्मारक और स्मारक संरक्षक से संबंधित जो मुद्दे हैं इसे शीर्ष संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया है। ठीक है, तो बाकी जो आपका इसका जो हेड क्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्तियाँ कह सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। कनिंघम जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित मंत्रालय कौन है? जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग है, यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और यह सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जो प्राचीन स्मारक हैं, पुरातात्विक अनुसंधान हो गया, संरक्षण और इसका रखरखाव, इसके लिए यह मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और यह कौन कौन से कार्य करता है? तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत जो जो स्थल आते हैं, उसके साथ साथ पुरावशेष व बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो आते हैं, इनके प्रावधानों के अनुसार देश की सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और यह विश्व धरोहर संपत्ति आदि सहित केंद्र स्तर पर संरक्षित स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्थल की सुरक्षा और रखरखाव के प्रभारी की भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, तो यह जो रखरखाव करते हैं इसके अंतर्गत प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 और पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, इन दोनों के अंतर्गत जो आने वाले
क्षेत्र हैं, जो स्मारक हैं, इनका रखरखाव इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में स्मारकों को हटाने के बारे में अगर देखें तो किसी स्मारक को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का अर्थ है कि उसका अब एएसआई द्वारा संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव नहीं किया जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये है, याद रखिएगा। और केंद्रीय सूची से हटाने का कार्य प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। जो किसी भी स्मारक को जो राष्ट्रीय सूची से बाहर हटाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक सूची से बाहर हटाया जाता है, यह प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 के तहत इसे बाहर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो धारा है केंद्र सरकार को यह घोषित करने का अधिकार देती है कि कोई प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत, स्मारक या फिर पुरातात्विक स्थल या फिर अवशेष अब राष्ट्रीय महत्व के नहीं रह गए हैं। ठीक है। और AMASR अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह लुप्त स्मारक नामक किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करता है। स्मारक के लिए इस शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया था। ठीक है, यह जो है पॉइंट में नोटेड है, याद रखिएगा। इसमें किसी भी जो है स्मारक को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व की अगर हम बात करें, जो इनके स्मारक हैं, इसके अंतर्गत इस जो AMASR के अधिनियम धारा जो 3 है, इसके तहत इसमें ऐसे सभी प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष शामिल हैं जिन्हें निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 द्वारा या फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के द्वारा अगर इन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है तो इसका संरक्षण, इसका रखरखाव किया जाएगा। किसके द्वारा? जो AMASR अधिनियम है उसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है। और AMASR अधिनियम की धारा 4 के तहत इसमें कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सूचित किया जाए या फिर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया हो या फिर यह धारा 3 के तहत शामिल स्मारक न हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कानूनी स्थिति की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें कहा गया है कि देश भर के राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक या फिर स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, आर्टिकल 49 में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं इनके संरक्षण की बात की गई है। और AMASR अधिनियम 1958 यह कानूनी राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है। यह पुरातात्विक उत्खनन का विनियमन, मूर्तियां हो गई, नक्काशी या फिर अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान भी करता है। इसके तहत यह धारा 4 केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारक आदि को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने का अधिकार भी देता है। ठीक है, यह जो अधिनियम है तो यह 10 के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA की स्थापना की गई थी, इसी अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA है तो जो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, इसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, जो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और NMA के बारे में अगर हम देखें तो यह प्राधिकरण जो है केंद्रीय संरक्षित स्मारक के आसपास निश्चित और विनियमित क्षेत्रों का प्रबंधन करके स्मारक और जो स्थल हैं उनकी क्या करता है? सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और यह जो प्रतिबंध है विनियमित क्षेत्रों में निर्मित संबंधित जो गतिविधियां हैं इनके लिए आवेदकों को भी अनुमति देता है। ठीक, तो ये था आपका राष्ट्रीय स्मारक से जो हटाए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। यह सुर्खियों में क्यों था? यह सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया था। इससे अन्य जो संबंधित तथ्य है, नालंदा विश्वविद्यालय इसको अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नया जो नालंदा कैंपस खोला गया है यह जो पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब इससे कार्बन उत्सर्जन किसी भी एक्टिविटी से नहीं होगा, अर्थात नेट जीरो ग्रीन कैंपस है यह। ठीक है, और यह नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के निकट ही इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 2007 में फिलीपींस में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव दिया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक थे, कुमारगुप्त फर्स्ट, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था।
12वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। ठीक है, 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, 12वीं शताब्दी तक यह शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित रहा। ठीक है, इसके स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो यह एक मठीय विश्वविद्यालय है। इसके संरचनात्मक अवशेषों में महाविहार है। ठीक है, उसके साथ साथ आवासीय एवं शैक्षिक भवन है, चैत्य हैं जो उपासना, जैसे आपको पता है ना कि चैत्य और विहार। ठीक है, चैत्य और विहार, चैत्य जो उपासना स्थल है और विहार जो आपके निवास स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें स्तूप, उपासना स्थल और स्तूकों, पाषाण व धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, नालंदा की जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और जो पाठ्यक्रम है इसकी बात करें तो इसमें वेदों के तीनों बौद्ध पथ जो है, थेरवादी, महायान और वज्रयान, ठीक है, यह जो है इसमें शामिल है। उसके साथ साथ ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, थेरवादी या पाली भाषा में है जिसका अर्थ होता है बुजुर्गों का सिद्धांत। महायान संस्कृत भाषा में है जिसका मतलब होता है बड़ा वाहन। वज्रयान या बौद्ध धर्म है जिससे जो तांत्रिक पंथ है उससे रिलेटेड है वज्रयान। ठीक है, प्रवेश विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता था। ठीक है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है बिल्कुल उसी प्रकार उस समय भी विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, तो आपकी योग्यता के आधार पर ही उसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में तो सिफारिश से भी आप जा सकते हैं, उस समय सिफारिश का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था और इसके लिए प्रशिक्षित द्वारपालों द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। ठीक है, पुस्तकालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के काव्यात्मक रूप में धर्मगुंज, सत्य का शिखर कहा जाता था। ठीक है, जो यहाँ पे पुस्तकालय थे इसको धर्मगुंज या सत्य का शिखर कहा जाता था। 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें रखी गई थी। 9 मंजिला भवन था जिसमें 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें थीं। इनके संरक्षण की अगर हम बात करें तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में, पाल शासकों ने 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इसका अलग अलग मतलब समय काल में इन्होंने इसका संरक्षण करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र के चैत्य को चढ़ावा दिया था और वह एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, ऐसी मान्यता है, ऐसा जो हमें जानकारी मिलती है। 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क जो सेनापति बख्तियार खिलजी था इसने इसे नष्ट कर दिया था। टाइम याद रखिएगा, 1205 में। 19वीं सदी में प्रारंभ इस विश्वविद्यालय की फिर से खोज करने का जो श्रेय है फ्रांसिस बुकानन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में इसकी जो खोज की गई थी फ्रांसिस बुकानन द्वारा की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, 2016 में इसे। नालंदा से जुड़े कुछ जो व्यक्तित्व हैं वो अगर हम देखें तो पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा की थी। महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोगदलायन, इन्होंने भी ये लोग नालंदा से तथा नालंदा से ही इनके द्वारा शिक्षा ग्रहण किया गया था। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्ष ऋतुएं बिताई थी। नालंदा के जो प्रमुख शिक्षक थे आर्यभट्ट, प्रसिद्ध गणितज्ञ, शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट ने नालंदा में ही अध्ययन किया और अध्यापन किया, मतलब यहीं से शिक्षा ग्रहण करके यहीं पे इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। नागा अर्जुन जो महायान शाखा के एक दार्शनिक हैं, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के दार्शनिक हैं, और दृढ़नाग जिन्होंने तर्कशास्त्र दर्शन की स्थापना की थी। धर्मपाल जो कि एक ब्राह्मण विद्वान थे, और अभयकर गुप्त जो हैं यह एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक थे जो एक साथ महाबोधि, नालंदा और विक्रमशिला मठों में मठाधीश रहे थे। ठीक है, नरोपा की बात करें, यह तिब्बती परंपरा की तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे और 1049 से लेकर के 1057 तक यह नालंदा के मठाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और नालंदा में जो विदेशी यात्री आए थे इसमें चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों का अध्ययन का यह मुख्य रूप से क्या था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। 7वीं शताब्दी में चीनी विद्वान ई किंग जुआनहांग अर्थात ह्वेनसांग आए थे। नालंदा को तब नाला कहा जाता था उस समय। जुआन जांग यह योग के सर्वोच्च प्राधिकारी कुलपति शीलभद्र के अधीन नालंदा योग शास्त्र का अध्ययन किए थे। ठीक है, जुआन जांग या फिर ह्वेनसांग, जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे उस समय वहाँ के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। ठीक है, याद रखिएगा। नालंदा की स्थापत्य संबंधी जो विशेषताएं हैं इसमें इसकी जो संरचना और इसकी जो निर्माण योजना है यह कुषाण स्थापत्य शैली से, प्राचीन कुषाण स्थापत्य शैली से इसका निर्माण किया गया है। और इसका जो निर्माण है उत्तर दक्षिण दिशा में एक अक्षीय योजना के तहत किया गया है।
संरचनात्मक जो अवशेष है इसमें विहार, आवासीय सह शैक्षणिक भवन और चैत्य उपासना स्थल यह दोनों शामिल हैं। इसकी अनूठी विशेषता है यह है कि एक पंचकोणीय आकृति वाले चैत्य का उद्धव और स्थानीय बौद्ध मंदिरों पर इसके प्रभाव जो है देखने को मिलता है। स्थापत्य कला से संबंधित जो इसके महत्व हैं, यह भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध तरीके से निर्मित पहला विश्वविद्यालय था। इम्पोर्टेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध तरीके से निर्मित पहला जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा ही था। नालंदा की जो स्टुके प्लास्टर विधि है यह थाईलैंड की निर्माण विधियों को प्रभावित करती हैं। इसकी धातु कला ने विद्वानों के जरिए मलय द्वीप समूह, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत को प्रभावित किया है। यहाँ की स्थापत्य कला बौद्धों की वैचारिक प्रणाली में बदलाव और महायान से वज्रयान की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, बौद्धों की जो वैचारिक प्रणाली में बदलाव, महायान से वज्रयान की ओर जो झुकाव है, इसका प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। नालंदा महाविहार की जो मूर्ति कलाएँ हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है स्टुको, पत्थर और कांसे से तैयार किया गया था। मूर्ति कला में सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला में विकसित मूर्ति देखने को मिलती है। मुकुटधारी बुद्ध का चित्रण इसमें आमतौर पर किया गया है, जो कि 10वीं शताब्दी के बाद ये देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसा माना जा सकता है कि इसका निर्माण 10वीं शताब्दी या फिर इसके बाद किया गया होगा। ठीक है, इसमें मिश्रण 9वीं शताब्दी तक सारनाथ गुप्तकालीन बौद्ध कला शैली, विहार निर्माण की स्थानीय परंपराएं और मध्य भारतीय शैली के मिश्रण मूर्ति कला की जो विशिष्ट नालंदा शैली है इसको जन्म दिया था। कौन कौन? इसमें जो स्थानीय परंपराएं हैं, उसके साथ साथ मध्य भारतीय जो शैलियाँ हैं, इनके मिश्रण से मूर्ति कला का निर्माण किया गया था। ठीक है, और नालंदा में जो सारनाथ शैली में भिन्न जो विधियाँ हैं, वह ब्राह्मणवादी मूर्तियाँ भी यहाँ पे प्राप्त हुई हैं यहाँ से। ठीक है, नालंदा मूर्ति कला की शैली की अगर हम बात करें तो पाषाण निर्मित है। चेहरे के हाव भाव की विशेषताएं, शरीर के गठन तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मूर्तियां आमतौर पर उभार से सपाट नहीं होती थी, बल्कि उन्हें त्रिआयामी, 3 डायमेंशन के रूप में चित्रित किया जाता था। मूर्तियों के पीछे की पट्टिकाएं विस्तृत और सुंदर अलंकरण से युक्त होती थी, जैसा कि आप लोग चित्रों में देख सकते हैं। ठीक है, इन चित्रों में इन मूर्तियों को देख सकते हैं। ठीक है, धातु निर्माण की बात करें, नालंदा जो है कांस्य शैली, नालंदा कांस्य कला शैली 7वीं से 8वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 12वीं शताब्दी के बीच पाल शासकों के युग में धातु की बनी मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा था। कांस्य निर्मित मूर्तियों का प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त काल शैली पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, मुख्य रूप से या इसी पर निर्भर थी। ठीक है, इसके प्रारंभिक चरण में महायान पंथ के बौद्ध देवता जैसे कि मंजूश्री, कुमार अवलोकितेश्वर आदि की मूर्तियों का निर्माण किया गया। उत्तरवर्ती चरण के अंतर्गत वज्रयान शाखा से संबंधित देवता जैसे वज्र, शारदा और खसर्पण, इनकी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, अन्य बौद्ध जो शिक्षण केंद्र हैं नालंदा के इतर, उनकी अगर हम बात करें तो तक्षशिला, जो वर्तमान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई थी और 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर दिया गया था। यहाँ पर अध्ययन करने वाले जो विख्यात शिष्य के व्याकरणविद पाणिनि थे, जिनके द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। जीवक और जो मुख्य चिकित्सक थे जीवक, और शासन काल के कुशल प्रतिपादक चाणक्य जो अर्थशास्त्र के लेखक थे, ये भी मुख्य रूप से यहाँ इससे शामिल थे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड थे। विक्रमशिला की बात करें, यह बिहार के भागलपुर के निकट है और इसकी जो स्थापना है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराई थी। अतीश दीपांकर तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें जाना जाता है। जो अतीश दीपांकर हैं, इनको तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। वसुबंधु विक्रमशिला में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान थे वसुबंधु। उदंतपुरी, ये भी बिहार में स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, देखिए भारत का दूसरा पुराना विश्वविद्यालय कौन है? उदंतपुरी। पहला कौन है? नालंदा। ठीक है, उदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक जो गोपाल प्रथम है, इनके द्वारा कराया गया था। ठीक है, और तिब्बती विद्वान जो है यहाँ पर मुख्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। नागार्जुनी कुंडा, यह है आंध्र प्रदेश में, और इसका जो नाम है महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। नागार्जुन जिनके द्वारा शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। रत्नागिरी या बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में विशेष रूप से महायान तंत्रयान अर्थात वज्रयान बौद्ध धर्म केंद्र के रूप में इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। जो रत्नागिरी में स्थित विद्यालय है, इसे नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी माना जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी,
ललितगिरी, उदयगिरी, इसको उड़ीसा में बौद्ध केंद्रों का डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। उड़ीसा में बौद्ध केंद्र का डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि डायमंड ट्रायंगल जो है उड़ीसा का बौद्ध डायमंड ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है, तो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। लास्ट में तीनों में क्या है, गिरी है, याद रखिएगा, ठीक है। ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। अन्य जो है वो वल्लभी जो कि गुजरात में है, ठीक है। जगदल अब बांग्लादेश में है, ये भी जो है शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखेंगे जो जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड जो है वो देखेंगे, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पुरी जो पवित्र रत्न भंडार कक्ष का जो 46 साल बाद खोला गया था, जो रत्न आपका जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार है, जिसको 46 साल बाद पुनः खोला गया था, जिस कारण यह सुर्खियों में था, ठीक है। और यह जो है जगन्नाथ मंदिर वाइट पैगोडा पूरी उड़ीसा में, इसके बारे में अगर हम देखें तो यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र त्रिदेव को समर्पित है। तो इसमें मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र, इन तीनों लोगों की मूर्तियाँ इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। रत्न भंडार में पवित्र जो त्रिदेव हैं, इनके रत्न भी मौजूद हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के जो शासक हैं अवंती वर्मन चोड़ गंगदेव, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जगन्नाथ मंदिर, इसके स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इस मंदिर की जो स्थापत्य है वो कलिंग शैली में इसका निर्माण किया गया है। कलिंग शैली को नागर शैली की एक उपशैली कहा जाता है। कलिंग शैली जो है यह नागर शैली की ही एक उपशैली है, ठीक है। मंदिर के मुख्य जो 4 भाग हैं उसमें विमान या देउल, गर्भगृह। मंदिर का विमान नागर शैली में निर्मित रेखा देउल में बना है। विमान को शिखर के नाम से जाना जाता है। यह एक वक्राकार मीनार के समान है। जगमोहन या पीठ देउल इसके रूप में है और इसका जो शिखर है पिरामिड नुमा है। नट मंडप या दर्शन के लिए है, दर्शकों के लिए नृत्य। याद रखिए, नट मंडप जो है यहाँ पर दर्शकों द्वारा नृत्य किया जाता है। भोग मंडप या विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए प्रसाद अर्पण सभा कक्ष है, ठीक है। मुख्य मंदिर की जो बाहरी दीवारों के दोनों तरफ भगवान विष्णु की आकृतियों का उत्कीर्णन किया गया है। दोनों ओर भगवान विष्णु की 4 आकृतियों का उत्कीर्णन किया गया है और इस प्रकार कुल मिलाकर भगवान विष्णु के 24 रूपों यथा केशव, माधव, दामोदर, नारायण आदि को दर्शाया गया है, ठीक है। इसके रत्न भंडार के बारे में देखेंगे हम, उसके पहले जो मंदिर है इसकी जो स्थापत्य कला है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इस ये वाला जो क्षेत्र है इसको घंटा कहा जाता है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है जो तल्ले दर ऊपर तल्ला, मतलब ऐसे तल्ले पर तल्ला जो है होता है, ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। इसको पीढ़ा कहा जाता है, पीढ़ा। और ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको पीढ़ा या जगमोहन कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है तीनों, इसमें ये आपका कलश हो गया जिसे रेखा देउल भी कहा जाता है, या आमलक है, आमलक, ठीक है। और बाकी ये आपकी अमल है, इसकी ये जो आपका ऐसे जैसे जो बनाया गया है ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है अमला। और इन दोनों के बीच की जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये वाला देखिए जहाँ मैं कर्सल कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको भूमि कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है राहपग, ठीक है, राहपग। और इस पूरे पार्ट को संयुक्त रूप से, ये पूरा जो पार्ट है इसको कहा जाता है गद्दी, ठीक है, गद्दी कहा जाता है, ठीक। बाकी ये जो आपका है ये, इसको जंघा कहा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है जो ऐसे पिलर टाइप का बना है इसको बरंडी कहा जाता है। ये नीचे वाला जो है जंघा है, ये बिल्कुल नीचे जो आपका जो चबूतरा है, ठीक है, जिस पर ये मंदिर स्थापित है, इसको पिस्ता कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो है पार्ट है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर रत्न भंडार की बात करें तो रत्न भंडार मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर पर स्थित है। जगमोहन मंदिर का सभा कक्ष है। जगमोहन जो है यह मंदिर का एक सभा कक्ष है। इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग जो बाहर भंडार बाहरी कक्ष है और दूसरा भाग भीतरी भंडार अर्थात आंतरिक कक्ष है। जगन्नाथ मंदिर के जो 56 भोग प्रसाद है, इसमें से एक जो मगाजी लड्डू है, मगाजी लड्डू, इसको जीआई टैग भी प्राप्त है, ठीक है, याद रखेगा। जगन्नाथ मंदिर में जो लड्डू प्रसाद जो वितरित किया जाता है जिसे मगाजी लड्डू कहा जाता है, इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। मगाजी लड्डू या उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के प्रसिद्ध पारंपरिक एक मिठाई है, ठीक। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में देखिए, ये सुर्खियों में क्यों था। भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर की जो सालू मंडप का एक हिस्सा है वो ढह गया था, जिस कारण विरूपाक्ष मंदिर चर्चा में था। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो यह भगवान विरूपाक्ष या पंपापति को समर्पित है। भगवान विरूपाक्ष को ही पंपापति भी कहा जाता है। विरूपाक्ष जो शिव के भगवान शंकर के एक रूप हैं और इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा है। देवी पंपा को पार्वती का अवतार माना जाता है, माता पार्वती का अवतार माना जाता है पंपा को। यह जो मंदिर है हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की
14 से लेकर के 16 ईस्वी तक राजधानी के रूप में थी, ठीक, स्थापित थी। और यह जो मंदिर है हम्पी में स्मारक की उस समूह का एक हिस्सा है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो मतलब ये हम्पी जो है उसी क्षेत्र में स्थित है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। और यह मंदिर का जो स्थापत्य है द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें एक भव्य गोपुरम बनाया गया है, विमान है, जो मंदिर का ऊपरी भाग होता है विमान है, इसमें जटिल नक्काशियाँ की गई हैं, स्तंभ युक्त सभा कक्ष देखने को मिलता है, मतलब स्तंभ बने हैं और पूरा एक सभा कक्ष देखने को मिलेगा जो स्तंभों पर खड़ा है, ठीक है। तो यह इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। इस मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य है सदियों तक चला। अभिलेखों से इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार सबसे पहले मंदिर 740 ईस्वी में चालुक्य वंश की जो रानी लोक महादेवी जो है इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और उन्होंने दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की विजय की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। किसकी? चालुक्य रानी लोक महादेवी द्वारा 740 ईस्वी में सबसे पहले इसका निर्माण करवाया गया था दक्षिण के राजाओं पर अपने पति के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक। उसके बाद पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल जैसे राजवंशों ने भी मंदिर के विस्तार और अलंकरण में अपना योगदान दिया था। और इसका जो सबसे अधिक विस्तार हुआ था वो विजयनगर शासकों के संरक्षण में कराया गया था, ठीक है। विजयनगर जो संगम वंश के शासक जो थे इन्होंने मंदिर को एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में मुख्य रूप से योगदान दिया था। और यह इसमें भी तुलु वंश के शासकों ने मंदिर का सबसे अधिक विस्तार कराया था। जो संगम वंश में 4 वंश आते हैं ना, संगम, सालुव, तुलु, अराविडु, इसमें भी मंदिर का सबसे अधिक जो विस्तार कराया गया था, सबसे अधिक जो निर्माण में योगदान दिया गया था वो तुलु वंश के शासकों ने दिया था, ठीक है। कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें 1509 से 1529 ईस्वी इन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक सभा कक्ष का निर्माण कराया। इसी के साथ साथ पूर्व में एक गोपुरम का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था, ठीक है। गोपुरम, ये देखिए जो बिल्कुल बाहर बड़ा सा द्वार होता है, जैसे दक्षिण भारत के मंदिर में आप देखते हैं उसको बोला जाता है गोपुरम। ये बड़ा जो ये है जो पिलर पर खड़ा है, ठीक है, ये सभी जो है पिलर पर खड़े हैं, ये सभागार है, इसको बोला जाता है मंडप। ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या है? शिखर है, ठीक है। और ये जो है ऐसे जो ऊपर गया है इसको विमान बोला जाता है, ठीक है। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता अगर हम देखें तो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मौजूद विमान सबसे छोटा होता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ पे देवता की स्थापना होती है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में विमान गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना होती है और यह संरचना एक पिरामिड जैसी होती है। इसकी योजना वर्गाकार होती है। इसमें कई मंजिलें होते हैं जो आकार में घटती हुई एक के ऊपर एक करके बनाई जाती हैं, मतलब कह सकते हैं कि पिरामिड नुमा, ठीक है। जैसे पिरामिड नुमा पिरामिड जो है ऊपर ऐसे जाता है ना, घटता हुआ ऐसे ऐसे, बिल्कुल वैसे ही बनाई जाती है। ऊपर स्तूपिका होती है, एक बड़ा पत्थर जो विमान की अंतिम मंजिल होती है उसको कहा जाता है स्तूपिका। उसके ऊपर जो है स्तूपिका के ऊपर कलश होता है, ये आपका कलश, ठीक है, कलश होता है, ठीक, कलश होता है जिसके ऊपर विमान की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। और इसका जो प्राचीन परिसर है, इसके जो परिसर है इसमें इसका परिसर जो है प्राचीर, मतलब एक बाउंड्री जो परिचय उससे घिरा होता है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं उसको, अरे प्राचीर, अरे जो छत के किनारे लगाया जाता है बाउंड्री होता है, प्राचीर से यह घिरा रहता है, ठीक है, प्रवेश। और इसके साथ साथ मंदिर में एक प्रवेश द्वार होता है, बड़ा सा प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। मुख्य मंदिर के विमान का जो आकार है सीढ़ीनुमा पिरामिड के समान होता है, ठीक, पिरामिड के समान होता है। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों के विमान या नागर शैली में निर्मित मंदिरों के वक्राकार शिखरों की बजाय ज्यामितीय आकार के होते हैं, ठीक है, यह मुख्य अंतर है। मंडप मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। इसका जो निर्माण है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने, संगीत, नृत्य वगैरह जो भी वो आयोजित करते हैं वहाँ पे, उसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। मंदिर परिसर में द्वारपाल की मूर्तियाँ भी बनाई जाती है। जैसे मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो दोनों साइड आपको द्वारपाल की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ मंदिर में एक बड़ा जलाशय भी, जो द्रविड़ शैली में निर्मित मतलब मंदिर होते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है उसमें गोपुरम आपको देखने को मिलेगा। मंदिर परिसर जो है, मंदिर को चारों तरफ से बाउंड्री देखने को मिलेगा, ठीक है। मंदिर चारों तरफ से एक बड़े प्राचीर दीवार से घिरा रहता है और मंदिर के भीतर ही आपको एक तालाब भी देखने को मिलेगा। और यह जो है क्या है, द्रविड़ शैली की जो मंदिरें होती हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की ज़्यादातर जो मंदिर है उनका निर्माण नागर शैली में किया जाता है। पत्थर के चबूतरे, बेदी पर मंदिरों का निर्माण किया जाता है, ठीक है।
और इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनका निर्माण बिल्कुल नीचे से किया जाता है, ठीक है, चबूतरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो नागर शैल में निर्मित होते हैं उनका निर्माण जो किया जाता है एक चबूतरे पर किया जाता है। देखिए जैसे ये चबूतरा बना है ना, ये चबूतरा बना है, इसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी। ऐसा दक्षिण भारत में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है, ठीक। और इसमें पंचायतन शैली, इस शैली में मुख्य मंदिर, पंचायतन शैली की बात करें तो इस शैली में मुख्य मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बनाया जाता है, जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर भी बनाए जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में जलाशय तालाब नहीं होता है, यह नागर शैली की विशेषता नहीं है, ठीक है। इस शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? जमीन पर क्रूस आकार की संरचना होती है, चौकोर मंदिर होता है, ठीक है, और प्रत्येक के सामने वाले हिस्से के मध्य भाग में रथक नामक कई क्रमिक चरण देखने को मिलते हैं। वक्राकार शिखर अर्थात घुमावदार शिखर देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना घुमावदार, ऐसे इस तरह का शिखर देखने को मिलता है जो कि अंदर की ओर मुड़ता हुआ ऊपर बढ़ता है, ठीक है, अंदर की ओर ये देखिए अंदर की ओर ये मुड़ रहा है ना, ऊपर बढ़ते समय ये अंदर की ओर बढ़ता ऊपर मुड़ता है और चोटी पर यह जाकर के ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यह मिल गया है। शिखर की चोटी शीर्ष भाग पर एक नालीदार चक्रीय तस्तरी होती है जिसको कहा जाता है आमलक। यह जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको आमलक बोला जाता है, ठीक है। आमलक पर उभारदार वक्र बनाया जाता है, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, ये सभी नागर शैली मंदिर के उदाहरण हैं, ठीक है। वेसर शैली की बात करें तो यह नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं वेसर शैली में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और संरक्षण की बात करें तो चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों के संरक्षण में इसका निर्माण कराया गया था, या फिर इन शासकों ने इसका संरक्षण करवाया था। द्रविड़ शैली के विपरीत इस शैली में गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, जैसे एहोल का लाड़खन मंदिर हो गया, बादामी का मंदिर, पदक्कल का विरूपाक्ष मंदिर हो गया, ठीक। क्रमिक राजवंश विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी। संगम सालुव तुलु अराविडु, संगम वंश हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा इसका स्थापना किया गया था। सालुव वंश या संगम वंश के पतन के बाद सत्ता में आए, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई। तुलु वंश, इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। और अराविडु वंश, इनका शासनकाल आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमण से सबसे ज़्यादा ग्रसित था, ठीक है। साम्राज्य विस्तार की बात करें 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच की भूमि, जिसे रायचूर दोआब भी कहा जाता है, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 1514 ईस्वी में इन्होंने ओडिशा के शासकों को विजयनगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसके साथ साथ 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को पूरी तरह से इनके द्वारा क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की राजव्यवस्था की बात करें तो अमर नायक जो सैन्य कमांडर होता था, जिन्हें राय या फिर राजा द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, कर संग्रहण करते थे या राजस्व का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए, हाथियों और घोड़ों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए, मंदिरों के रखरखाव के लिए, सिंचाई कार्य के लिए अपने पास रखते थे। बाकी जो पैसा बचता था, या कह सकते हैं बाकी जो धन थे, कर थे, वह राजकीय कोष में जमा करा दिया जाता था, ठीक है। आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था में 12 पदाधिकारी होते थे जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था और उन्हें शासक द्वारा प्रत्येक आवंटित गांव में नियुक्त किया जाता था और यह पद बाद में वंशानुगत हो गया था, याद रखेगा। भू राजस्व प्रशासन की बात करें तो अमरम और भंडारवाड़ा या अमर नायकों की अधिकार वाली भूमि होती थी। नायक जो हैं इन जमीनों पर खेती के लिए कन्यालार की सेवा लेते थे। मंदिरों को दिए जाने वाले करमुक्त भूखंड को मान्या कहा जाता था। मंदिरों को, वह भूमि जो मंदिरों को दी जाती थी जो कर मुक्त होती थी, उस भूमि को मान्या कहा जाता था। स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के समय जो स्थापत्य कला का जो निर्माण किया गया है उसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो विरूपाक्ष मंदिर हो गया, विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर हो गया, हम्पी परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गया। इन सभी का निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के तहत ही किया गया था, ठीक है। साहित्य की बात करें, कृष्णदेव राय, इनकी साहित्य कृति जो आमुक्ता माल्याद है, जो मुख्य रूप से राज व्यवस्था पर इनकी रचना की गई थी। जाम्बवती कल्याणम जो कि एक संस्कृत नाटक है, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में विभूषित रहते थे और यह मुख्य रूप से 8 कवियों का एक समूह था जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आमुक्ता माल्याद और जाम्बवती कल्याणम, इन दोनों की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। आमुक्ता माल्याद जो कि राज व्यवस्था की रचना है और जाम्बवती कल्याणम एक संस्कृत नाटक है, ठीक। तो अब जो है हम लोग जो गांधी सरोवर केदारनाथ मंदिर परिसर जो सुर्खियों में था, यह क्यों था और इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित जो गांधी सरोवर भारी हिमस्खलन जो हुआ था, इसकी चपेट में आ गया था, जिसका आज कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिस कारण चर्चा में था। गांधी सरोवर की बात करें तो यह चोराबाड़ी ताल के नाम से इसे जाना जाता है।
गांधी सरोवर के इसका जो मूल नाम है कांति सरोवर है। गांधी सरोवर का मूल नाम है कांति सरोवर और यह झील चोराबाड़ी बामक ग्लेशियर से उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी झील के पास भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। ठीक है। केदारनाथ मंदिर के बारे में, यह भारत के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र उपासना स्थल हैं। यह उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में शामिल 4 पवित्र स्थलों में से एक है। अन्य 3 जो स्थल हैं वह यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ 12। बाकी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए। महाकालेश्वर जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ओकारेश्वर ये भी खंडवा मध्य प्रदेश में है। नागेश्वर यह आपके दारूकावन गुजरात में स्थित है। सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में। भीमा शंकर है पुणे महाराष्ट्र में। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। और आपका जो गुशड़ेश्वर महादेव मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। बैद्यनाथ देवघाट झांसी में है। ठीक है। और केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। यह 12 आपके ज्योतिर्लिंग हैं। देखिए बाकी जो 12 ज्योतिर्लिंग है इसके बारे में अगर हम देखें तो संगमेश्वर मंदिर, यह कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जो है जलमग्न हो गया। ठीक है। और यह आंध्र प्रदेश के नादयाल जिले में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के नादयाल जिले में है। यह मंदिर हर साल श्रीशैलम बांध के बैक वाटर जो पश्च जल है इससे डूब जाता है। इसके बारे में अगर देखें तो इसका निर्माण नागा शैली में किया गया है। भगवान शिव को यह समर्पित है। चालुक्य राजवंशों में मुख्य रूप से कृष्णा और भवानी नदियों के साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियाँ वेड़ी, तुंगा, भद्रा, भीमरथी, मालपहाड़ी के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए इसे संगमेश्वर के नाम से, इस मंदिर को संगमेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मुख्य रूप से इसका जो निर्माण है चालुक्य राजवंश के संरक्षण में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। भारत के अन्य जो संगमेश्वर मंदिर हैं, तेलंगाना में स्थित है श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर। तमिलनाडु में है भवानी संगमेश्वर मंदिर। कर्नाटक में संगमेश्वर मंदिर। यह मंदिर पदक्कल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक। दूसरा देखिए कामाख्या मंदिर। असम में कामाख्या मंदिर जो अम्बुबाची मेला का आयोजन जो किया जाता है इस कारण चर्चा में था। ठीक है। और अम्बुबाची मेला का आयोजन देवी कामाख्या की जो शक्तिपीठ है इसके वार्षिक राजस्वला के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसके बारे में अगर देखें तो यह गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी या जो कामगिरी पर्वत है यहाँ पर यह मंदिर स्थित है। ठीक है। यहाँ पर यह मंदिर स्थित है। मूल मंदिर को काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया था। 16वीं शताब्दी के मध्य में कोच राजवंश द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वास्तुकला की नीलांचल शैली में किया गया है। इसकी जो शैली है ऊपरी वर्मा अर्थात ताई प्रवासियों की और बंगाल की पाल शैली के मिश्रण से अहोम स्थापत्य शैली के रूप में इसका विकास किया गया है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह जो कामाख्या मंदिर है यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर वाली जगह पर देवी सती के शरीर का योनि वाला भाग जो है यह गिरा था। ठीक है। और यह जो स्थान है तंत्रिका पूजा का भी केंद्र माना जाता है। मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। यह जो मंदिर है आर्य और अनार्य दोनों समुदायों की मान्यताओं का एक और प्रथाओं का केंद्र, मतलब जो आर्य हैं जो अनार्य हैं, ठीक है, दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र है यह। ठीक। ज्योतिर्मठ या जोशीमठ जो है यह केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया है, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक। और यह नैनीताल जिले के कोसिया कुटोली तहसील और का नाम जो नैनीताल जिले का कोसिया कुटोली तहसील है इसका नाम भी बदल करके श्री कैची धाम करने का प्रस्ताव दिया गया है। ज्योतिर्मठ यह 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा देश भर में स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या फिर इसके उद्देश्य से ही इन्होंने इन मठों का निर्माण करवाया था। अद्वैत वेदांत दर्शन वास्तव में वेदांत का एक रूप है जिसे अद्वैतवाद दर्शन कहा जाता है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार केवल ब्रह्म अंतिम सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है और परिवर्तनशील दिखने वाला संसार केवल ब्रह्म की माया है। मतलब ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मोह माया है। उसको क्या कहा जाता है, देखिए भूल रहा है। इसमें जो अद्वैतवाद है इसमें माना गया है कि ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है, बताया गया है।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म जो है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है, सब मिथ्या है। ठीक है। और इसमें जो है बताया गया है कि आत्मा यथार्थ रूप में ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म जो है या ब्रह्मा जो है वास्तव में उत्तर वैदिक काल का परम पारलौकिक और अंतर्यामी ईश्वर है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में अमर कल्प वृक्ष नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और इस स्थान को भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन निवास के रूप में जाना जाता है। यह नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक आधार शिविर के रूप में भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अलगर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। अलगर मंदिर तमिलनाडु। यह जो नदी है सॉरी यह जो मंदिर है वैगई नदी से भगवान कल्याण नगर की शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ ही चितराई उत्सव संपन्न हुआ। मतलब यहाँ पे जो ये शोभा यात्रा जो निकाला जाता है, शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद यहाँ पर चितराई उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में आलगर पहाड़ी के तलहटी में स्थित है। भगवान विष्णु के जो 108 अधिष्ठान हैं, मतलब जो दिव्य देशम हैं, उनमें से यह एक है। यह भगवान विष्णु की पूजा कल्लालगर के नाम से की जाती है। मंदिर में 6 गलियारे हैं जो किले के प्राचीर से घिरे हुए हैं। इस मंदिर का जो उल्लेख है तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम और आलवार संत के भजन में मिलता है। सिलप्पाधिकारम इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? सिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। ठीक है। सिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। इसमें जो है इस मंदिर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक। और मंडप के स्तंभों को नायक कला शैली में अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट देखिए श्री माधव पेरुमल मंदिर। श्री माधव पेरुमल मंदिर ये है आपका। ठीक है। और माधव पेरुमल मंदिर जो है काफ़ी हद तक भवानी सागर बांध के कारण डूब चुका है। इस मंदिर में पाए गए अभिलेख से 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग के पता चलता है। ठीक है। इस मंदिर में जो अभिलेख पाए गए हैं उससे हमें जानकारी मिलती है कि 1000 साल पहले जो व्यापार मार्ग होता था वह कैसा था। ठीक है। और व्यापार मार्ग के बारे में यह मार्ग भवानी नदी और म्यार नदी को पार करके पश्चिमी तमिलनाडु के कोगू क्षेत्र को दक्षिणी कर्नाटक और केरल को एक दूसरे से जोड़ता था। 1338 ईस्वी में वीर सिद्ध केतया दंडनायक ने श्री माधव पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। 1338 ईस्वी में किसने कराया था याद रखिएगा। और यह जो मंदिर है तोंडरेश्वर मुदियार जो कि भगवान शिव का ही एक नाम है, इनको समर्पित है। और इस मंदिर का जो क्षेत्र है होयसल शासकों के अधीन था। मतलब कह सकते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है होयसल शासकों के संरक्षण में ही कराया गया होगा। ठीक है। बाकी मंदिर और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप लोगों को बता दिया जा रहा है, तो आप लोग जो है उसे नोट डाउन करते रहें या फिर से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग जरूर देख लें। उसके साथ साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि यह सीरीज़ चलती रहे और जो पीटी से रिलेटेड पीटी 2025 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कराया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। केसरिया स्तूप की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। याद रखिएगा, पॉइंट में नोटेड। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इसकी संरचना जो है यह गोलाकार है। इसे ईंट मिट्टी और चूने के मोर्टार से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 104 फीट है। और जावा, इस प्रकार अगर हम बात करें तो जावा इंडोनेशिया में स्थित जो विश्व धरोहर इसमें जो बोरोबुदुर स्तूप है इससे भी ऊंचा है। ठीक है। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, इससे भी यह ऊंचा है। ठीक है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री जो फायान जो 5वीं शताब्दी में भारत आया था और ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था, इनके द्वारा भी इस स्तूप का उल्लेख किया गया है। इसका महत्व क्या है? ऐसी मान्यता है कि स्तूप का जो निर्माण है उस स्थान की याद में किया गया है जहां भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश दिया था और इसी जगह पर उन्होंने अपनी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी की थी। ठीक है। और इसमें बुद्ध केसरिया की यात्रा पर आए उन्होंने घोषणा किया कि वे पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे और इस घोषणा का अंकन केसरिया स्तूप पर देखने को मिलता है। इसी दौरान बुद्ध ने लिच्छवियों को भिक्षा पात्र देकर के उन्हें वैशाली लौट जाने के लिए कहा था। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है। बुद्ध के आगमन की स्मृति में लिच्छवियों ने यहाँ पर स्तूप का निर्माण कराया और समय के साथ मौर्य शुंग कुषाण के दौरान इसमें कई सारे परिवर्तन किए गए और अंततः यह ईंट निर्मित स्तूप बन करके तैयार हो गया। ठीक है। चंद्रवल्ली गुफा परिसर। चंद्रवल्ली गुफा परिसर यह कहाँ पे है? यह जो है आपके कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है और यह अपनी परंपरा, मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता के कारण चर्चा, मतलब इसका जो कह सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा
विलुप्त अवस्था में है, खंडहर के रूप में है या फिर गिर रहा है, जिसका इसका रखरखाव किया जा रहा है और इस चीज़ कारण यह चर्चा में भी है। इसकी उत्पत्ति या प्रागैतिहासिक काल का है। लौह युग की मानव बस्तियों के यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसे अनकठी मठ के नाम से ही जाना जाता है, अनकली मठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यहाँ के एक गुफा कक्ष में उपासना स्थल देखने को मिला है, जिसमें एक शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। इसके अलावा आंगुत्तकों जो आने वाले लोग थे, मतलब जो राहगीर थे और साधुओं के लिए एक कक्ष भी देखने को मिलता है। बैठक या स्वागत कक्ष भी है, एक शयन कक्ष है, एक आंतरिक हौज है, ठीक है, जहाँ से जल का निर्गमन होता है। पुस्तकालय भी है इसी के अंदर। इसकी भौगोलिक अवस्थिति यह दो विशाल एकाश में चट्टानों के बीच में है और यह परिसर 3 पहाड़ी कौन कौन सी है? चित्रदुर्ग, किरबन कोल्लू और जोलागुड्डू, इन तीनों पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। राजवंश और कलाकृति की बात करें तो इस गुफा परिसर में सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन और चीनी शासकों के सिक्के, उसके साथ साथ चित्रित मृदभांड और अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कदम्ब वंश के राजा मयूर शर्मन, इनके 450 ईस्वी के शिलालेख भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, ठीक है। पौराणिक रूप से यह कुंतल के राजा चंद्रहास से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से यह स्थल पौराणिक माना जाता है। इसके सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो इसका उपयोग अनकलगी के संतों द्वारा ध्यान लगाने के लिए किया जाता था। एक शैक्षिक केंद्र गुरुकुल के रूप में भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय भाषा जो है, जैसा कि आपको पता है कि शास्त्रीय भाषाएं कुछ जोड़ी गई हैं, जिस कारण यह चर्चा में है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मराठी महाराष्ट्र, पाली और प्राकृत बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बोली जाती है, असमिया असम, बंगाली पश्चिम बंगाल, और इनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। किसको? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 2004 में शास्त्रीय भाषा की शुरुआत की गई थी और 2004 में संस्कृति मंत्रालय के साहित्य अकादमी के तहत भाषाई विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और यह सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध हैं, यह याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड को 2024 में भाषाई विशेषज्ञ समिति ने फिर से इसमें क्या कर दिया है? संशोधन कर दिया है। मौलिक साहित्य परंपरा संबंधी मानदंड को 2005 में संशोधित मानदंड को हटा दिया गया है। इसके अनुसार जो समिति बनी थी, इसके अनुसार मौलिक साहित्य जो परंपरा है, इसको साबित करना या फिर अस्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी प्राचीन भाषाएं एक दूसरे से प्रभावित रही हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा का लाभ क्या है? अगर किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है तो उसके लाभ क्या होंगे? शास्त्रीय भाषा के विद्वानों को प्रत्येक वर्ष 2 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं, अध्ययन के लिए समर्पित केंद्र होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय अर्थात यूजीसी द्वारा भाषा पीठ स्थापित किए जाते हैं। ये सभी जो है आदि कुछ इसके क्या है लाभ हैं शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के, ठीक है। देखिए, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का जो मानदंड है वो क्या क्या है? जैसे संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए। वास्तव में उस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष अभिलेख इतिहास होना चाहिए, मतलब वो जो भाषा है 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। संबंधित भाषा का अपना प्राचीन साहित्य होना चाहिए, ग्रंथ संग्रह होना चाहिए। इसी के साथ साथ उस भाषा को बोलने वाले कई पीढ़ियों या प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानते हों। कविता, अभिलेख और शिलालेख साक्ष्य के अलावा संबंधित भाषा के अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य पद्य भी होने चाहिए। शास्त्रीय भाषाएं और इनके जो साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप में हैं उससे अलग हो सकते हैं। इनका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं। ये सभी जो है इनकी विशेषताएं हैं कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है तो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो सब भाषाएं हैं इनके बारे में अगर हम देखें जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जैसे प्राकृत की बात करें तो यह इंडो आर्यन भारोपिया भाषा समुदाय का है और प्राचीन भारत में संस्कृत अभिजात वर्ग की बोलचाल की यह भाषा थी। साहित्य कृतियों तक यह सीमित थी। वहीं प्राकृत आमजन की भाषा थी, ठीक है। जैसे जो उच्च वर्ग के लोग थे, ठीक है, और जो साहित्य कृतियाँ की जाती थी वह प्राकृत भाषा में की जाती थी, ठीक है। प्राकृत भाषा में मतलब
जो मतलब आम बोलचाल की भाषा जो है यह प्राकृत थी, जबकि उच्च कुल के लोग हो गए या फिर अभिजात वर्ग के जो लोग हैं या साहित्यिक की जो कृतियाँ हैं वह की जाती थी संस्कृत भाषा में, ठीक है। बाकी प्राकृत जो है यह आम जनमानस की भाषा थी, ठीक है। प्राकृत वास्तव में क्षेत्रीय भाषा उप प्रकार को दर्शाता है। बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में लिखा गया है और यह प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। गुप्त काल से पहले शिलालेख विशेषकर अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासकों के समय की बात करें तो प्राकृत भाषा का मानकीकरण हो गया था। इसने अपनी स्थानीय विशेषताओं को खो दिया। पाली परंपरा रूप से पहचान मागधी परंपरा से हो गई। धम्मपद जैसी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक रचनाएं और जातक कविता पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। पाली, जिसको थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में जाना जाता है, बौद्ध पाली ग्रंथ 3 सामान्य भागों या 3 पिटारी में विभाजित किया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। जिसमें विनय पिटक जो अनुशासन ग्रंथ है, अनुशासन से संबंधित इसमें नियम बताए गए हैं। सूत्र पिटक जिसमें उपदेशों का संग्रह या संकलन किया गया। धम्म पिटक जो बौद्ध धर्म के जो दर्शन है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, चित्त अर्थात चेतना, चेतसिक अर्थात चित्त या चेतना से संबंधित है, रूप अर्थात भौतिक, निब्बान अर्थात अंतिम मुक्ति। मराठी की अगर हम बात करें, मराठी जो कि इंडो आर्यन अर्थात भारोपिया भाषा समुदाय का है। आधुनिक मराठी का जो उद्भव है जो महाराष्ट्र में बोली जाती है इसी से इसका उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इसका जो उत्पन्न है या जो उत्पन्न हुआ है प्राकृत भाषा से ही हुआ है और यह मुख्य रूप से पश्चिम में बोली जाने वाली एक भाषा है। महाराष्ट्र प्राकृत सातवाहन राजकीय भाषा थी, ठीक है। महाराष्ट्रीय प्राकृत जो है यह सातवाहनों की राष्ट्रीय भाषा थी, राजकीय भाषा थी, ठीक है, जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। आधुनिक मराठी का जो सबसे प्रारंभिक प्रमाण हमें प्राप्त होता है वह सातारा के एक ताम्र पट्टिका शिलालेख में पाया गया है जो 739 ईस्वी का है। बंगाली और असमिया इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। मागधी प्राकृत पूर्वी भारत में लोकप्रिय है। मागधी जो मगध दरबार की राज की भाषा थी, ठीक है। प्राकृत भाषा के जो अन्य रूप हैं उसमें अर्ध महागधी प्राकृत या प्राचीन मगध साम्राज्य की भाषा थी जो मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य में बोली जाती थी। जो महावीर हैं भगवान महावीर, इनका जन्म मगध में हुआ था और सबसे प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो अर्ध मागधी में ही लिखी गई है, ठीक है। सौरसेनी प्राकृत या मूल रूप से आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। सौरसेनी भाषा विशेष रूप से महिलाओं और समाज के हाशिए वाले तबके के सम्मानित लोगों द्वारा नाटक मंचन के दौरान ये बोला जाता है। महाराष्ट्री या उत्तर पश्चिम दक्कन क्षेत्र में बोली जाती है। महाराष्ट्रीय प्राकृत साहित्य भाषा थी जो विशेष रूप से गीतों की रचना के लिए उपयोग किया जाता था। शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो उठाए गए कदम हो कौन कौन से हैं? संस्कृत के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में बनाया गया है। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है उज्जैन में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में स्थापित किया गया है जिससे कि इसकी संस्कृत भाषा जो है इसका विकास किया जा सके। तेलुगु और कन्नड़ के लिए क्या किया गया है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना किया गया है, ठीक है। और इसके लिए 2011 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडी स्थापित किया गया था, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें शास्त्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है इसके द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों में भारत की शास्त्रीय भाषा के लिए भाषा पीठ की स्थापना का भी समर्थन किया गया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण करना, संरक्षण करना, डिजिटलीकरण करना, उसे उसका ऑनलाइन प्रसारण करना और ऑनलाइन पहुंच को क्या करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके साथ साथ 70% पांडुलिपि संस्कृत भाषा में है। 30% पांडुलिपियाँ जो है असमिया, बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो 70% पांडुलिपि जो है संस्कृत भाषा में, बाकी जो है इस भाषाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तोल बोम्मा लट्टा, यह क्या है, सुर्खियों में क्यों था? यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा तोलू बोम्मा लट्टा पुतली की प्राचीन जो नाट्य प्रदर्शन परंपरा है इसको पुनर्जीवित किया गया है और यह कला विलुप्त होने की कगार पर थी जिस कारण से पुनर्जीवित किया गया, ठीक है। इसे चमड़े की बनी गुड़ियों के नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसका जो प्रदर्शन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में होता है और इस गुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। मुख्य स्क्रीन पात्र जो है जानवर, पक्षी, देवता और राक्षस के होते हैं। मुख्य विषय क्या है, रामायण और महाभारत, मतलब इन्हीं से रिलेटेड जो है प्रदर्शनी जो है वो किया जाता है, ठीक है, जो कठपुतली डांस होता है। और कठपुतली कला की बात करें तो भारत में पुतली कला के 4 प्रमुख प्रकार हैं जिन्हें कहा जाता है धागा पुतली, छाया पुतली, ठीक है, धागा पुतली, छाया पुतली, दस्ताना पुतली और छड़ पुतली, ठीक है, छड़ पुतली। और इसमें अगर हम इन चारों पुतलियों की बात करें, धागा पुतली,
धागा पुतली या कठपुतली जो संयुक्त अंग होते हैं और इनके जोड़े युक्त अंग धागे द्वारा संचालित इन्हें अत्यंत लचीलेपन प्रदान करता है और इसलिए पुतली को सबसे मुखर रूप कहा जाता है। यह मुख्य रूप से धागा पुतली का जो क्षेत्र है जहाँ पर यह किया जाता है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है। कठपुतली और इन क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे राजस्थान में इसे कठपुतली कहा जाता है, कर्नाटक में इसे गोम्बे एट्टा कहा जाता है और यह छड़ और धागा पुतली का जो मिश्रण है जो तमिलनाडु में इसे कहा जाता है बोमलट्टा और उड़ीसा में इसे कुनढेई कहा जाता है, ठीक है। यह धागा पुतली ही है जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। छाया पुतली की बात करें, छाया पुतली चपटी होती है और अधिकांश यह चमड़े से निर्मित होती हैं, ठीक है। उन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है और यह मुख्य रूप से उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु क्षेत्रों में जो है यह प्रचलित है। जिसमें उड़ीसा में इसे रावण छाया कहा जाता है, कर्नाटक में इसे तोगा लुंगम बेट्टा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में तोलू बोमलट्टा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दस्ताना पुतली। दस्ताना पुतली इसको भुंज कर या हथेली पुतली कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के दस्ताना पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। उड़ीसा में यह नाटक राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह ज़्यादातर किया जाता है। बाकी आपका जो छड़ पुतली है, छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का ही अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफ़ी बड़ी होती है और नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है और उसी से संचालित होती है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्र में होता है और इसे जो है पुतल नाच, यमपुरी, बिहार में इसे पुतल नाच और यमपुरी कहा जाता है, ठीक है। तो यह 4 प्रकार हैं और किसे क्या कहा जाता है और किन क्षेत्रों में क्या क्या कहा जाता है याद रखिएगा, ठीक है। और इसके क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जैसे पावाकुथू हो गया केरल और पारंपरिक दस्ताना पुतली ये जो है दस्ताना पुतली का है। भारत में पुतली कला की अगर हम बात करें तो किन क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है, देखिए राजस्थान में इसे कहा जाता है कठपुतली, बिहार में यमपुरी कहा जाता है, असम में इसे पुतुल नाच कहते हैं, पश्चिम बंगाल में भी पुतुल नाच कहा जाता है, उड़ीसा में इसे कुनढेई रावण छाया कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक में इसे गोम्बे एट्टा, तोगा लुम्बेट्टा, तोगा लुगोम बेट्टा, गोम बेट्टा, तोगा लुगोम बेट्टा कर्नाटक में कहा जाता है, ठीक है। केरल में इसे पावाकुथू कहते हैं, तमिलनाडु में बोमलट्टम और आंध्र प्रदेश में तोलू बोमलट्टा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। सुर्खियों में जो कुछ चित्रकारियाँ हैं जैसे सोहराई पेंटिंग, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। यह मुख्य रूप से भित्ति चित्रकला है, मिट्टी के घरों की दीवारों पर यह चित्रण किया जाता है और यह प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। वृक्ष के रूप में इसे टहनियों, चावल की भूसी या उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। सोहराई पेंटिंग यह जानवरों, पक्षियों आदि की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो है कृषि जीवन शैली के प्रति श्रद्धा का प्रतिनिधित्व यह करता है। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है यह भौगोलिक संकेतक से जीआई टैग प्राप्त है, ठीक, जीआई टैग प्राप्त है। सो यही है आपका सोहराई पेंटिंग, देख लीजिए, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो यह कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है। मुख्य रूप से सोहराई त्यौहार के अवसर पर यह स्थानीय आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा मिट्टी के घरों पर दीवारों पर सुंदर चित्रण किया जाता है, ठीक। बात दूसरा है आपका मातानी पछेड़ी, मातानी पछेड़ी चित्रकला, यह धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है और यह शैली जो है पेंटिंग के केंद्र में देवी का चित्रण किया जाता है। इनके चारों ओर भक्तों, वनस्पतियों और जीवों का चित्रण होता है। इस पेंटिंग के जो मुख्य रूप से मैरून, काले और सफ़ेद रंग होते हैं इस्तेमाल किया जाता है और चित्र बनाने के लिए बाँस की छड़ी से बने कलम का उपयोग करते हैं और यही है आपका, ठीक है। और इसका जो उत्पत्ति है गुजरात, यह शैली कलमकारी शैली से प्रभावित है। बाघरी समुदाय इस पछेड़ियों की पेंटिंग के लिए जानी जाती है। बाघरी जो समुदाय है इसके द्वारा यह पेंटिंग की जाती है। मातानी पछेड़ी से आशा है देवी माँ की मूर्ति, देवी माँ की मूर्ति के पीछे, मातानी पछेड़ी अर्थात देवी माँ की मूर्ति के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुमिति पत्ती शैली, और इसको माना जाता है कि यह 3000 साल पुरानी है। कलाकारों ने आकृतियों को चित्रित करने के लिए प्राकृतिक गोंद के साथ एक अकार्बनिक सफ़ेद रंग द्रव्य का उपयोग किया जाता है। इसमें हाथी, शेर, एक रथ या कुछ विद्वानों के अनुसार मोर पक्षी और प्रारंभिक निवासियों के जीवन को चित्रित किया जाता है। तमिलनाडु के अधिकांश जो शैलचित्र हैं वहाँ पर यह देखने को मिलता है और यही है आपका, ठीक है, ये है। और यह जो है तमिलनाडु में देखने को मिलता है। थेर अर्थात एक रथ या कुछ विद्वानों के अनुसार मोर पक्षी और प्रारंभिक निवासियों का जो जीवन चित्रण है इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। केरल भित्ति चित्र देखिए, यह जो है उत्कृष्ट रेखा चित्र के लिए ख्याति प्राप्त है। वहीं अजंता भित्ति चित्र में रंग पर अधिक जोर दिया गया है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों का चित्रण इसमें किया जाता है। चित्रकांड में हिंदू महाकाव्यों के दृश्य देखने को मिलते हैं
और यह जो है 14वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, इसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। 8वीं शताब्दी में प्राचीन भित्ति चित्र के नाम से यह विकसित हुआ और तिरुनंदिकारा गुफा मंदिर में देखने को मिलता है। इसके जो प्रसिद्ध स्थल हैं कुमार नल्लूर देवी मंदिर, ठीक है, गुरुवायूर, एट्टुमानूर, मट्टनचेरी पैलेस जो है यहाँ पे यह देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन और प्रकृति से मुख्य रूप से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, अन्य जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जैसे आपका कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका रेट चर्चा में है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई है और यह पूरे भारत में महिला कुचिपुड़ी नृत्य प्रमुखता प्राप्त है। ठीक है, इस शैली को पैरों के तीव्र संचालन, जीवंत नृत्य भाव भंगिमा के लिए जाना जाता है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली इसकी एक मुख्य विशेषता है तरंगम। इसके अंतर्गत कलाकार पीतल की थाली के किनारों पर खड़ा होकर के नृत्य करता है। कुचिपुड़ी नृत्य इसकी दो शैलियाँ हैं। ठीक है, इसकी दो शैलियाँ हैं, नृत्य नाटक और एकल नृत्य प्रस्तुति। 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि और दृष्टा सिद्धवेग योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारत में 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? मोहिनीअट्टम है, कथक है, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। ठीक है, यह शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में 8। ठीक है, मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करें, यह केरल कलामंडलम में मोहिनीअट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक है, यह मोहिनीअट्टम नृत्य सीखने के लिए लड़कों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे वर्तमान समय में हटा दिया गया है। और यह केरल शास्त्रीय एकल नृत्य सोलो डांस है, सोलो डांस। ठीक है, पारंपरिक रूप से महिला कलाकार द्वारा किया जाता था, लेकिन इसमें जो है उसके बाद प्रतिबंध लगा था लड़कों पर, जो वर्तमान में हटा दिया गया। ठीक है, इसका जो उल्लेख है 1709 में मजमह मंगलम नारायण नंबूतिरी द्वारा लिखित जो व्यवहार माला है उसमें मिलता है। और बाद में एक कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित घोष यात्रा में भी इसकी जानकारी मिलती है। नृत्य के जो प्रमुख विषय हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, आमतौर पर भगवान विष्णु या उनके अवतार। इसकी विशेषता क्या है? मोहिनीअट्टम के तहत 40 अलग अलग जो मूल मुद्राएं हैं ये होती हैं, जिन्हें एडवुकल कहा जाता है। बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के ललित पूर्व व ढालवदार शरीर अभिनय इसमें किया जाता है। मुख्य अभिव्यक्ति व हस्त मुद्राओं को अधिक महत्व दिया जाता है। जो प्रमुख वाद्ययंत्र हैं मुद्दलम, मृदंगम, वीणा, कुचिताल्य, झांझ और एकट्टा, यह जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, कलारीपयट्टू देखिए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है, जिस कारण चर्चा में था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कलारीपयट्टू को बढ़ावा देना। कलारीपयट्टू इसकी उत्पत्ति केरल में हुई है, विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कला है और यह अपनी ऊंची छलांगों वाली कलाबाजी, आकर्षक चालों, घातक हथियारों का सहजता से इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध है। इसका दृष्टिकोण मार्शल आर्ट, आयुर्वेद, योग और ध्यान है। इसका प्रशिक्षण उद्देश्य क्या है? शारीरिक सेहतमंदी, आत्मरक्षा, उपचार और मानसिक अनुशासन। इसकी दो मुख्य उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? वडक्कन या उत्तरी शैली जो केरल के मलाबार क्षेत्र में प्रचलित है, थेक्कन या दक्षिणी शैली जो त्रावणकोर क्षेत्र में प्रचलित है। 3 अन्य जो स्वदेशी खेलों के साथ 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, गतका, थांगटा जो कि थांगटा जो कि आपका मणिपुर का है, गतका पंजाब का और मलखम्ब महाराष्ट्र के साथ जो है आपका जो ये है इसको भी शामिल किया गया था कलारीपयट्टू को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वचन साहित्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध फकीरप्पा गुरुबसप्पा हलकट्टी को देश ने उनकी जयंती पर याद किया है। ठीक है, और वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो बोला गया। ठीक, वचन दरअसल कन्नड़ लयबद्ध रचना है जिसे कन्नड़ कविता के रूप में जाना जाता है। साहित्य की इस शैली का उदय हुआ था 11वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में यह शरण आंदोलन के तत्व के रूप में फला फूला था। उसके बाद जो है गुरु बसवन्ना ने कर्नाटक में शरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। शरण संस्कृति के सिद्धांत की बात करें तो अरिवु अर्थात ज्ञान जागृति, आचार अभ्यास, अनुभव अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, कायक शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जन, दासोह बिना किसी अहम अर्थात मैं दाता हूँ कि ज़रूरतमंदों को अपनी कमाई का हिस्सा देना। ठीक है, मतलब बिना किसी ये आप जो दूसरों को दे रहे हो वो उसका क्रेडिट न लेते हुए किसी की मदद करना। ठीक है, कुछ शोधकर्ता हैं 11वीं शताब्दी के मोची संत मदार चिन्नोया
कोवचन काव्य का जनक मानते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य के शासनकाल के हैं। नेक्स्ट है तंजावुर वीणा। यह चर्चा में क्यों है? कला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु का जो मंदिर का शहर तंजावुर है, यह अपनी अनूठी वीणा कला के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रुद्र वीणा और विचित्र वीणा यथा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जो है सरस्वती वीणा और चित्र वीणा के रूप में इसे जाना जाता है। तंजावुर वीणा इसे यह जो है सरस्वती वीणा का एक प्रकार है। तंजावुर वीणा जो है एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सरस्वती वीणा बनाई जाती है। ठीक, और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है, और जीआई टैग प्राप्त होने वाले भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, एक है ओट्टू वीणा और एक है एकांती वीणा। ओट्टू वीणा जिसके हिस्से अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर बाद में उन्हें जोड़ दिया जाता है, और जो एकांती वीणा है वह लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनाया जाता है। ठीक है, और सांस्कृतिक प्रतीक जो है विद्या और कला की देवी सरस्वती वीणा धारण करती हैं। शिल्पकारी वीणा बनाने के लिए कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चराई सुर्खियों में जो प्रमुख स्थल है चराईदेव मोइदम, यह जो असम के चराईदेव मोइदम को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक जो यूनेस्को है उसके द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसका चर्चा में था। मोइदम जो विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, और यह जो है भारत का 46वां क्या हो गया है स्थल हो गया, मतलब सॉरी 46वें सत्र का जो आयोजन किया गया था वहीं पे इसे विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर राज्य के किसी स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूनेस्को के विश्व स्थलों की कुल संख्या जो है 43 हो चुकी है। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, भारत में, जिसमें चराईदेव मोइदम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये सभी इसमें शामिल हैं। यूनेस्को के बारे में अगर हम देखें तो 1972 में आयोजित यूनेस्को के 17वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर कन्वेंशन अर्थात WHC के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 5C जिसमें शामिल है क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, कंजर्वेशन संरक्षण, कैपिटी बिल्डिंग अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग अर्थात क्षमता निर्माण, और कम्युनिकेशन संचार, और जो आपका कम्युनिटी अर्थात समुदाय, इसको क्या करना, इसको मतलब इन सब के माध्यम से किसी भी चीज़ का संरक्षण करना। ठीक है, और यह किसी संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का अंतिम निर्णय लेता है। विश्व धरोहर कोष के उपयोग का तरीका निर्धारित करते हैं और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल जो संपदाएं हैं उनके संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट जो है उसकी जाँच करता है। इसके कन्वेंशन के पक्षकार देशों में 21 प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इन्हें आम सभा द्वारा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत को 21 और 25 के लिए विश्व धरोहर समिति का सदस्य चुना गया था। इसके भागीदार जो हैं ICCROM सांस्कृतिक विरासत संरक्षण बढ़ावा देना, ICOMOS स्थापत्य और भूक्षेत्र आधारित धरोहर का संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है, देखिए पहली बार जो भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की है जो 46वां हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जो है यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा किया है, और भारत ने यह कदम ग्लोबल साउथ के देशों में मौजूद प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है। इस अवसर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा समझौता CPA पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक संपदाओं और अवैध तस्करी को रोकना और पुरातात्विक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लाना है। ठीक है, सांस्कृतिक संपदा समझौता यह जो है सांस्कृतिक परिसंपत्ति के अवैध और के जो अवैध हैं इस पर रोक लगाने के साधन के इसके जो साधन हैं उसके यूनेस्को के जो कन्वेंशन है 1970 के अनुरूप है। ठीक है, चराईदेव मोइदम के बारे में अगर हम देखें तो यह पूर्वी असम के पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। शाही कब्रगाह स्थल है यह, और यह 13 से लेकर के 19वीं जो ताई अहोम राजवंश हैं इनकी कब्रगाह के रूप में इसका स्थापना किया गया था। और पिरामिड में जैसे की जाती थी, मिस्र के पिरामिड से की जा सकती है इसकी तुलना। ठीक है, क्योंकि पिरामिड में भी लोगों के शवों को दफनाया जाता था और ये भी जो है मुख्य रूप से शव को दफनाने के लिए ही इसका निर्माण किया गया था। ठीक, मोइदम का मतलब आत्मा के लिए घर, इसे स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। बुरंजी असम के अहोम राजवंश के ऐतिहासिक घटनाक्रम के जो संकलन की एक शैली है, और यह शाही कब्रिस्तान क्षेत्रों और इसकी आध्यात्मिक महत्ता के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसके स्थापत्य की जो विशेषता है, यह मोइदम के नज़दीक बरगद का वृक्ष और ताबूत पांडुलिपियों के लिए छाल वाले वृक्ष लगाए गए हैं। इसके अलावा इसके पास जल निकाय भी निर्मित किए गए हैं। मिट्टी का अर्धगोलाकार टीला जिसे मोइदम में कहा जाता है, इसके शीर्ष पर केंद्र में पवित्र संरचना चाऊ चाली बनाया गया है। अष्टकोणीय दीवार है। ठीक।
ठीक है। ईंट पत्थर से वाल्ट का निर्माण किया गया है। सुरक्षा अधिकारी अहोम के शासनकाल के दौरान मोइदम्म की सुरक्षा मोइदम्म फूकन नाम की विशेष अधिकारी और मोइदम्मिया नामक के रक्षक समुदाय करता था। मृत्यु के बाद पुनर्जीवन में विश्वास किया जाता था। मोइदम्म के जो लोग थे उनको मानना था कि मृत्यु के बाद जो है पुनर्जीवन में इनका विश्वास था, ठीक है। मृत्यु के बाद पुनर्जीवन में सांस्कृतिक निरंतरता की बात करें तो 600 साल पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए मी डैम मी फी पूर्वजों की पूजा और तर्पण जैसी वार्षिक अनुष्ठान भी अभी किए जाते हैं, ठीक है। इसकी खोज पहली बार 1848 में सार्जेंट सी क्लेंटन द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। बाकी अन्य देखें नवपाषाण काल, इससे बुर्जहोम श्रीनगर के अंडाकार गर्तों में दफनाया जाता था, ठीक है। यहाँ से गर्तावास प्राप्त हुआ, अर्थात लोग जो है धरती के नीचे मतलब धरती के नीचे घर को बनाकर रहते थे और मतलब गर्तावास, और यहाँ पे जो दफन किया जाता था तो इन लोग शवों के साथ कुत्ते या फिर से अन्य जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनके दफनाने का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। और इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हड़प्पा सभ्यता, कब्रगाह में शव को पीठ के बल उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। हड़प्पा में ताबूत सावधान का साक्ष्य मिला है। लोथल से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। शव को दफनाने के समय आभूषण और अन्य वस्तुएं रखी जाती थी, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधुवासी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। महापाषाण काल, यह संस्कृति अपनी विशिष्ट समाधान विधि के लिए जानी जाती है। इसमें अंत्येष्टि क्रिया के लिए बड़े प्रस्तर की खड़ी संरचना का इस्तेमाल होता था। इसकी शुरुआत जो है नवपाषाण ताम्रपाषाण काल से मानी जाती है। जैसे ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है इनाम गांव महाराष्ट्र से, यहाँ से कलश युक्त जो कब्रगाह है वो प्राप्त हुआ है। और अधिकांश दक्षिण भारतीय महापाषाणिक स्थलों से लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसीलिए महापाषाण काल को लौह युग भी कहा जाता है, ठीक है। कब्रगाह के अंदर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में ये लोग भी विश्वास करते थे, ठीक है, क्योंकि मृत्यु के जो शव है उसके साथ मृदभांड वगैरह और भी वस्तुएं दफनाई जाती थी। कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती तालुका में महापाषाण कालीन स्थल हायर बैंकर यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी इसे शामिल किया गया है, ठीक है। अहोम साम्राज्य की बात करें 1228 से 1826, इसका संस्थापक मोगा माओ, या कहीं पे आपको माउस देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं मोगा माओ या मोगा माउस था, जो कि एक शान राजकुमार सुकाब था। पटकाई पर्वत श्रेणी को पार करके यह समाया था। ताई नृजाति के वंशज थे जो भारत म्यांमार सीमा पर चीन के युन्नान प्रांत से आकर के बसे थे। प्रशासन राजतंत्र होने के बावजूद शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित थीं। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी जिसे पात्र मंत्री के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी में 3 जो अवधियों के दौरान उपयुक्त उत्तराधिकार के अभाव को कोई राज नहीं देखने को मिलता है। सांस्कृतिक शैव धर्म की बात करें तो इनकी जो संस्कृति है शैव धर्म और शक्ति आंदोलन को अपनाया गया। पूरे असम में मंदिरों का निर्माण कराया गया था जिसमें कामाख्या देवी मंदिर भी शामिल है, ठीक है। इनके शासनकाल कैसे हुआ, अहोम राजवंश का जो शासन है असम पर बर्मी आक्रमण और फिर यादवों की संधि जो 1826 हुई, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार लेने के साथ ही यह क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए कोझिकोड भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर इसे घोषित किया गया है। केरल के कोझिकोड को घोषित किया गया है। कोझिकोड या कालीकट शहर मलाबार तट पर स्थित है और माना जाता है कैलिको शब्द की उत्पत्ति कालीकट से हुई है। कैलिको हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र होते हैं, ठीक है। मध्यकाल में इस पर समुतीरियो यानी जमोरिन का शासन था। मसालों का शहर, यह शहर यहूदियों, अरबों, फेनेशियन और चीन के लोगों के साथ 500 से अधिक वर्षों के काली मिर्च एवं इलायची जैसे मसालों के व्यापार में शामिल था। आने वाले जो विदेशी यात्री हैं रेहला के अनुसार इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। वास्को डी गामा फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी के कोझिकोड शहर की यात्रा इनके द्वारा किया गया था। इसके वर्तमान महत्व की अगर हम बात करें तो 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक यहाँ के इस शहर के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है मौजूद है, ठीक है, जिससे जानकारी मिलती है। 2012 में इस मूर्तियों का शहर शिल्प नगर का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा इस शहर के अलग अलग हिस्से में स्थित विविध जो स्थापत्य हैं उसके आधार पर दिया गया था। सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में औपचारिक रूप से शामिल होने के अवसर पर केरल ने हर साल 23 जून को कोझिकोड में सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक, कब मनाया जाएगा, 23 जून को, ठीक है। साथियों इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे। बाकी जो आपका कंटेंट है या बाकी जो मटेरियल है उसे अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो फिर सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है वो अगले वीडियो में कराया जाएगा। मान के चलिए कि 2 वीडियो में जो एक आपका PT 365 है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा और सभी विषयों से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड
PT 365 को कंप्लीट कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी कराए जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।